किसी जगह की पहचान अक्सर एक ही चीज से जुड़ जाती है ना? जी जैसे आगरा का ताजमहल या कोल्हापुर की चप्पल। बिल्कुल। लेकिन क्या होता है जब वो पहचान जो उस जगह की शान थी अचानक धुंधलाने लगे? हम्म आज हम झारखंड के एक ऐसे ही जिले की पड़ताल कर रहे हैं जिसे कभी भारत की अभ्रक राजधानी कहा जाता था। आज हम कोडरमा की कहानी में उतर रहे हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वो एक पूरी तस्वीर पेश करते हैं कि कैसे एक जिला अपने शानदार अतीत, मुश्किल आज और एक उम्मीद भरे कल के बीच अपना रास्ता खोज रहा है। तो हमारा मिशन ये समझना है कि अभ्रक नगरी के रूप में प्रसिद्ध ये जगह अपने गौरवशाली अतीत से लेकर मौजूदा संघर्षों तक पहुंची कैसे। और सबसे बड़ा सवाल, हाँ, सबसे बड़ा सवाल कि अभ्रक के बाद कोडरमा की नई पहचान क्या बन रही है। तो प्रकृति, खनिज और इंसानी जज्बे की इस कहानी को चलिए खोलकर देखते हैं। चलिए सबसे पहले कोडरमा को नक्शे पे ठीक से समझ लेते हैं। ये जगह आखिर है कहाँ और इसका दायरा मतलब कितना बड़ा है? कोडरमा ये असल में 10 अप्रैल 1994 को हजारीबाग से अलग होकर एक जिला बना। अच्छा, 1994 में? जी हाँ, क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो ये लगभग 2540 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसकी सीमाएं बिहार और झारखंड दोनों राज्यों से लगती हैं। जैसे उत्तर में बिहार का नवादा, पश्चिम में गया और झारखंड में? और दक्षिण और पूर्व में झारखंड के हजारीबाग और गिरिडीह जिले हैं। और नदियां भी हैं यहाँ, जैसे बराकर, बरसोटी और सकरी। ये यहाँ की जमीन को सींचती हैं। और प्रशासनिक तौर पर ये कैसा दिखता है, मतलब इसका ढांचा कैसा है? इसका मुख्यालय कोडरमा शहर में ही है और पूरे जिले को 6 ब्लॉक में बांटा गया है। 6 ब्लॉक? हाँ, कोडरमा, जयनगर, मरकच्चो, सदगावा और डोमचांच। और अगर हम जमीनी स्तर पर देखें तो 105 पंचायतें और 700 से भी ज्यादा गांव हैं। 700 से ज्यादा गांव? जी। ये आंकड़ा ही बताता है कि कोडरमा की आत्मा आज भी गांव में ही बसती है। लोगों के बारे में स्रोत क्या बताते हैं? आबादी और सामाजिक बनावट कैसी है? यहाँ के आंकड़े काफी कुछ कहते हैं। 2011 की जनगणना के हिसाब से आबादी 7 लाख से ज्यादा थी। ठीक है। लेकिन हैरान करने वाली बात है इसकी ग्रोथ रेट। 10 साल में 43% की बढ़ोतरी। 43%? ये तो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। क्या स्रोत ये बताते हैं कि इसकी वजह क्या थी? मतलब क्या बाहर से लोग काम के लिए आ रहे थे या कोई और कारण था? स्रोत सीधे तौर पर वजह तो नहीं बताते, लेकिन ये उस दौर से मेल खाता है जब अभ्रक का कानूनी कारोबार बंद हो चुका था। अच्छा। और अवैध कारोबार यानी ढिबरा अपने चरम पर था। तो ये एक संकेत हो सकता है कि लोगों के पास आजीविका का कोई और साधन नहीं था, जिससे स्थानीय आबादी पर दबाव बढ़ता गया। और इसी आबादी का लगभग 80% हिस्सा ग्रामीण है ना? बिल्कुल, 80%। और शिक्षा के बारे में क्या? यहीं पर एक बहुत बड़ी खाई दिखती है। पुरुषों की साक्षरता दर जहां लगभग 80% है, जो कि ठीक है। हाँ, वहीं महिलाओं की दर सिर्फ 53% के आसपास है। ओहो। सीधा मतलब है कि विकास की दौड़ में महिलाएं पीछे छूट रही हैं, जो किसी भी समाज के लिए एक बड़ी चुनौती है। सही बात है। खैर, हर जगह की एक कहानी होती है। कोडरमा का इतिहास कितना पुराना है? क्या इसकी जड़ें सिर्फ अभ्रक तक ही सीमित हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। स्रोत बताते हैं कि प्राचीन काल में यहाँ कृषि सभ्यता के सबूत मिलते हैं। एक मान्यता ये भी है कि इसका नाम करदम ऋषि के नाम पर पड़ा। मौर्य और गुप्त साम्राज्य का भी यहाँ असर रहा। लेकिन असल में ये इलाका मुख्य रूप से मौर और दूसरे आदिवासी समुदायों का घर था, जिनकी अपनी एक अलग समृद्ध संस्कृति रही होगी। बिल्कुल। और फिर वो दौर आया जिसने इस जगह का मुकद्दर हमेशा के लिए बदल दिया, ब्रिटिश राज। आपने सही पकड़ा। ब्रिटिश काल में जब यहाँ रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तब उनकी नजर यहाँ जमीन में दबे एक चमकीले पत्थर पर पड़ी। अच्छा। और जैसे ही रेलवे लाइन बिछी, कोडरमा का भाग्य हमेशा के लिए उसी चमकीले पत्थर से जुड़ गया। अभ्रक यानी माइका। वही अभ्रक जिसने इसे माइका कैपिटल ऑफ इंडिया का खिताब दिलाया। आखिर ऐसा क्या खास था कोडरमा के अभ्रक में कि पूरी दुनिया इसकी दीवानी थी? इसे ये उपाधि इसलिए मिली क्योंकि यहाँ दुनिया की सबसे बेहतरीन क्वालिटी का रूबी अभ्रक मिलता था। रूबी अभ्रक? जी। ये अपनी पारदर्शिता, अपनी परतदार बनावट और गर्मी सहने की क्षमता के लिए मतलब बेजोड़ था। एक समय था जब वैश्विक बाजार में भारतीय अभ्रक का और खासकर कोडरमा के अभ्रक का
लगभग एकाधिकार था। ढाब और धोड़ाकोला जैसे इलाके तो मानो सोने की खदानें थीं। इसका इस्तेमाल कहाँ-कहाँ होता था? मतलब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में यह कितना जरूरी था? आप सोच भी नहीं सकती कि कितना। असल में हर वो डिवाइस जिसमें बिजली का इस्तेमाल होता है, उसमें कहीं ना कहीं अभ्रक हो सकता है। सच में? हाँ, पुराने जमाने के टोस्टर और आयरन से लेकर आज के दौर में इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी तक, अभ्रक एक शानदार इंसुलेटर का काम करता है, जो गर्मी और बिजली को कंट्रोल में रखता है। और इसके अलावा पेंट में चमक लाने के लिए गाड़ियों को चमकाने और यहाँ तक कि मेकअप के सामान जैसे लिपस्टिक और आई शैडो में भी इसका इस्तेमाल होता था। तो फिर इस सुनहरी कहानी का रुख कैसे बदल गया? ये चमक फीकी कैसे पड़ गई? सोने की खदानें कही जाने वाली ये खदानें बंद क्यों हो गई? और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। कोडरमा की किस्मत दो ऐसी घटनाओं ने बदली जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं था। दो घटनाएं। हाँ, एक भारत के जंगलों में पास हुआ एक कानून और दूसरा हजारों मील दूर मॉस्को में एक सुपर पावर का बिखर जाना। ये तो सुनने में किसी फिल्म की कहानी जैसा लग रहा है। इसे थोड़ा खोलकर बताइए। बिल्कुल। पहली घटना थी 1980 में भारत सरकार का वन संरक्षण अधिनियम, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। जी। इस कानून के तहत अभ्रक को वन उपज नहीं माना गया और क्योंकि ज्यादातर खदानें जंगल की जमीन पर थी, इसलिए उन पर कानूनी रोक लग गई और उन्हें बंद करना पड़ा। अच्छा, तो ये एक घरेलू वजह थी? हाँ, एक घरेलू नीति का असर था और दूसरी घटना अंतर्राष्ट्रीय थी, सोवियत संघ का पतन। सोवियत संघ उस समय भारतीय अभ्रक का बहुत बड़ा खरीदार था। उसके टूटने से मांग में अचानक भारी गिरावट आ गई। तो ये एक तरह का परफेक्ट स्टॉर्म था। सही बात है। एक घरेलू नीति और एक वैश्विक घटना, दोनों ने मिलकर एक पूरे जिले की अर्थव्यवस्था की नींव हिला दी। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे स्थानीय अर्थव्यवस्थाएं दूर की घटनाओं पर कितनी ज्यादा निर्भर हो सकती हैं, और इसका सीधा असर तो वहां के लोगों पर पड़ा होगा, जिनकी पीढ़ियों की जिंदगी इन खदानों पर ही टिकी थी। हाँ, और यहीं से एक नई, एक खतरनाक और पूरी तरह से अवैध अर्थव्यवस्था का जन्म हुआ, जिसे स्थानीय भाषा में ढिबरा कहते हैं। ढिबरा? जी। जब कानूनी खदानें बंद हो गईं, तो हजारों परिवार अपनी रोटी के लिए बंद और अबैंडन्ड खदानों में घुसकर अवैध रूप से अभ्रक के छोटे छोटे टुकड़े चुनने लगे। इसी काम को ढिबरा चुनना कहते हैं। और आज भी ये चल रहा है? हाँ, तेरे दे सॉम नाम की एक संस्था का अनुमान है कि आज भी लगभग 3 लाख लोग इसी अवैध कारोबार पर किसी न किसी रूप से निर्भर हैं। 3 लाख लोग? ये तो बहुत गंभीर स्थिति है। जाहिर है, जहां इतनी बड़ी आबादी एक अवैध और खतरनाक काम पर निर्भर हो, वहां कई सामाजिक चुनौतियां भी पैदा होती होंगी। स्रोत 3 मुख्य चुनौतियों पर जोर देते हैं। पहली है असुरक्षा। ये खदानें बहुत पुरानी और जर्जर हैं। इनके धंसने का खतरा हमेशा बना रहता है और कई लोग इनमें अपनी जान गंवा चुके हैं। दूसरी चुनौती है स्वास्थ्य। अभ्रक की धूल के लगातार संपर्क में रहने से लोगों में टीबी और सिलिकोसिस जैसी सांस की गंभीर बीमारियां आम हो गई हैं। और तीसरी चुनौती? तीसरी और शायद सबसे दुखद चुनौती है बाल श्रम। कई बच्चे स्कूल जाने की उम्र में अपने परिवार का पेट पालने के लिए ढिबरा चुनने के इस खतरनाक काम में लग जाते हैं। स्रोत एक 12 साल के बच्चे का जिक्र करते हैं जो कहता है, मेरे हाथ चमकते हैं पर मेरा भविष्य अंधेरा है। ये एक लाइन कोडरमा के बच्चों की पूरी त्रासदी बयां कर देती है। बिल्कुल। ये चक्र तोड़ना वाकई बहुत जरूरी है, लेकिन क्या इस स्थिति को बदलने के लिए कोई पहल हो रही है? जी, हाल के वर्षों में कुछ सकारात्मक कदम उठाए गए हैं। 2023 की ढिबरा पॉलिसी के तहत सहकारी समितियों के जरिए इस काम को वैध बनाने की पहल हुई है। अच्छा, मतलब इसे कानूनी दायरे में लाने की कोशिश। हाँ, साथ ही NCPCR ने 2024 में खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित करने और बच्चों को स्कूलों से जोड़ने पर जोर दिया है। ये तो अच्छी खबर है, लेकिन सिर्फ नीतियां बनाना काफी नहीं होगा, है ना? लोगों को एक स्थायी विकल्प भी तो चाहिए। क्या अभ्रक के बाद कोडरमा के पास ऐसा कोई विकल्प है? बिल्कुल, और यही कोडरमा की कहानी का सबसे उम्मीद भरा पहलू है। जब खनन का दरवाजा बंद हुआ तो लोगों ने दूसरे दरवाजे खटखटाने शुरू किए। और सबसे बड़ा दरवाजा खुला प्रकृति का। एकदम सही। यहाँ सिर्फ खनिज ही नहीं, बल्कि समृद्ध जंगल और खूबसूरत नज़ारे भी हैं। अभ्रक के अलावा यहाँ क्वार्ट्ज और फील्ड्स्पार जैसे दूसरे खनिज भी मिलते हैं। और लगभग 150 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा में फैला कोडरमा वन्यजीव अभयारण्य है, जहाँ साल, महुआ और बांस के घने जंगल हैं। तो एक तरफ खदानों का अंधेरा है
और दूसरी तरफ वन्य जीव अभयारण्य की हरियाली। ये तो बहुत बड़ा विरोधाभास है ना? तो क्या पर्यटक इस हरियाली की तरफ खींचे चले आते हैं? क्या कोडरमा में घूमने फिरने की कोई खास जगह है? हाँ, और यही अब कोडरमा की नई पहचान बन रही है। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है तिलैया डैम। तिलैया डैम? जी, ये दामोदर घाटी निगम यानी डीवीसी का पहला बांध है जो आजादी के बाद बने आधुनिक भारत के शुरुआती स्तंभों में से एक था। आज ये पिकनिक और बोटिंग के लिए एक मशहूर जगह है। इसके अलावा वृंदाहा और पेट्रो जैसे खूबसूरत झरने और मकामड़ो हिल्स की पहाड़ियां भी हैं जो प्रकृति प्रेमियों को अपनी ओर खींचती हैं। और आध्यात्मिक पर्यटन के बारे में क्या? उस लिहाज से भी ये जगह काफी समृद्ध है। 700 से ज्यादा सीढ़ियों वाला ध्वजाधारी पहाड़ एक प्रमुख तीर्थ स्थल है जहां भगवान शिव का मंदिर है। 700 सीढ़ियां? जी, इसके अलावा चंचल धाम शक्तिपीठ और झरनाकुंड धाम भी हैं जो स्थानीय आस्था के बड़े केंद्र हैं। और अच्छी बात यह है कि ये सभी जगह कोडरमा जंक्शन से ज्यादा दूर नहीं है, जिससे यहाँ पहुंचना आसान हो जाता है। और इस धरती ने कुछ जानी मानी हस्तियों को भी जन्म दिया है। स्रोत प्रकाश झा का जिक्र करते हैं जो एक बहुत बड़ा नाम है। हाँ, ये एक दिलचस्प कनेक्शन है। प्रसिद्ध फिल्म निर्माता निर्देशक प्रकाश झा का गहरा नाता यहीं से है। वे तिलैया के मशहूर सैनिक स्कूल के छात्र रहे हैं। अच्छा, वो सैनिक स्कूल तिलैया से है? जी, उन्होंने गंगाजल, अपहरण और राजनीति जैसी कई बेहतरीन फिल्में बनाई हैं। और सिर्फ फिल्में ही नहीं, वे अपनी संस्था अनुभूति के जरिए यहाँ सामाजिक काम भी करते हैं। आपने सैनिक स्कूल का जिक्र किया जो अपने आप में कोडरमा की एक बहुत बड़ी पहचान है। तो शिक्षा और कनेक्टिविटी के मामले में कोडरमा कहाँ खड़ा है? क्योंकि किसी भी जगह के विकास के लिए ये दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं। सैनिक स्कूल तिलैया ने दशकों से कोडरमा को शिक्षा के नक्शे पर एक अलग पहचान दी है। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं बल्कि एक गौरव का प्रतीक है। सही बात है। इसके अलावा यहाँ जवाहर नवोदय विद्यालय और हाल ही में बनी कैपिटल यूनिवर्सिटी जैसे संस्थान भी हैं। और कनेक्टिविटी की बात करें तो कोडरमा एक बहुत ही अहम जंक्शन है। ये दिल्ली कोलकाता ग्रैंड कॉर्ड रेलवे लाइन पर पड़ता है जो इसे देश के बड़े शहरों से सीधे जोड़ता है। और वहीं NH20 इसे झारखंड की राजधानी रांची और बिहार की राजधानी पटना से जोड़ता है। तो ये मजबूत कनेक्टिविटी इसके नए भविष्य की नींव रख रही है। ठीक है, तो इन सभी जानकारियों को अगर हम समेटें तो कोडरमा की क्या तस्वीर उभरती है? ये एक ऐसी जगह है जिसकी पहचान अभ्रक और सैनिक स्कूल दोनों से है। एक पहचान जो लगभग खो चुकी है और दूसरी जो आज भी कायम है। बिल्कुल, ये एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो खनन के पुराने दौर से निकलकर पर्यटन, शिक्षा और दूसरे उद्योगों की ओर बढ़ रही है। 2023 की वो ढिबरा पॉलिसी इसी बदलाव का एक संकेत है, जो अवैध खनन को कानूनी दायरे में लाने की कोशिश कर रही है। जी, तो एक तरफ प्रकृति और अध्यात्म इसके नए आकर्षण बन रहे हैं और दूसरी तरफ बेहतर कनेक्टिविटी इसके विकास को रफ्तार दे रही है। ये एक जिले के बदलने की कहानी है। कोडरमा की ये कहानी एक बहुत अहम सवाल छोड़ जाती है। जब किसी इलाके की मुख्य पहचान, जो दशकों तक उसकी अर्थव्यवस्था और लोगों के जीवन की रीढ़ थी, कानूनी और वैश्विक कारणों से खत्म हो जाती है, तो वहां के लोग और प्रशासन अपनी नई पहचान गढ़ते कैसे हैं? ये उस संघर्ष, उस लचीलेपन और उस बदलाव की एक जीती जागती मिसाल है जो हमें दिखाती है कि एक पहचान के खोने का मतलब अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का मौका भी हो सकता है।